In the last class, we discussed about the chemistry of alkanes. Today I am going to discuss about the chemistry of alkenes. तो chemistry of alkenes के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और alkenes में हमारे पास जो कंपाउंड है जिसको बेस बनाकर हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ईथीन. तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट ईथीन. C2H4 जिसका फार्मूला है, इसको कॉमनली इथाइलिन भी कहा जाता है. तो इथाइलिन कह लें कि एथीन कह लें, दे बोथ आर सेम थिंग्स. So first of all, going to discuss about the preparation. So, it is not working. So preparation सबसे पहले जो हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो प्रिपरेशन में हमारे पास सेवरल मेथड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अब ज़रा कंसंट्रेट करना ताकि एंड में हम MCQ सॉल्व कर पाएँ. तो बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब इथीन को किस तरह बनाया जाता है. तो फर्स्ट मेथड होता है दैट इज़ बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करके, अल्कोहल से वाटर को रिमूव करके. तो डिहाइड्रेशन के मतलब आप सब जानते हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर. और उसके लिए हमारे पास जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास होता है दैट इज़ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. तो हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे पास होता है, इट इज़ एक्चुअली द डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन फॉर अल्कोहल्स. तो हम यहाँ पर कोई अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे कि इथीन अगर बनाना है तो आपने इथेनॉल लिया या फिर इथीन लिया, ठीक है. इससे क्या होगा कि यहाँ से ये OH यहाँ से और एक H यहाँ से जो है वो निकल जाएगा. तो उस सूरत में यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में 3-3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो वो डबल बॉन्ड फॉर्म करके इथीन की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है. तो टेम्परेचर 170 डिग्री मतलब हाई टेम्परेचर रहता है इसमें, और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें कंसनट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है. अच्छा, तो ये हमारे पास डिहाइड्रेशन कहलाती है, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर. अच्छा, इसमें एक और तरीका भी मेंशन है डिहाइड्रेशन करने का, कि बजाय सल्फ्यूरिक एसिड के अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लें वो हाई टेम्परेचर पर, तो सूरत में भी ये वाटर रिमूविंग कैपेबिलिटी रखता है, इस सूरत में भी वाटर रिमूव हो जाता है. तो सल्फ्यूरिक एसिड तो है ही, उसके साथ साथ आपके पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3 हाई टेम्परेचर पर, तो वो भी क्या करता है, वो भी अल्कोहल्स में से वाटर को रिमूव कर सकता है, जिससे इथीन की फॉर्मेशन होती है. तो दोनों रिएजेंट्स हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, तो दोनों ही याद रखें आप. क्लियर है, ठीक है. कोई मसला हो तो बीच में आप मुझे स्किप कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं. फिर डिटेल जितनी डिटेल मुझे बतानी उतनी तो मैं बता ही दूँगा, ठीक है, मतलब जितनी ज़रूरी है आपके लिए. बाकी आपको एक्स्ट्रा कोई डिटेल पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट मेथड है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से हम बना सकते हैं. सेकंड मेथड पे शिफ्ट करें. ओके, सेकंड मेथड होता है बाय द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड. डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से क्या मुराद होता है, डी मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और हैलोजन के मतलब होते हैं एक्स, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव कर दें अल्काइल हैलाइड से, तो सूरत में भी हमारे पास अल्कीन बन सकता है, ठीक है. जैसे कि आप इथाइल क्लोराइड ले लें, उसको Cl रिमूव कर दो, यहाँ से एक H रिमूव कर दें. अगर HCl हटा देंगे, इससे आप हैलोजन एसिड की रिमूवल कर देंगे, हाइड्रोजन हैलाइड की रिमूवल कर देंगे, तब भी आपके पास जो है वो अल्कीन की या इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी. उसके लिए अच्छा, इसी रिएक्शन को हम लोग जो है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं चैप्टर 8 में. इसी को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, बिकॉज इस रिएक्शन के अंदर जो बीटा हाइड्रोजन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है. दैट्स व्हाई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. और यहाँ पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करने के लिए हमारे पास जो रिएजेंट होता है वो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है. KOH होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रेजेंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दैट इज़ एक्चुअली द डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट या एलिमिनेटिंग एजेंट जो एलिमिनेशन कराता है. एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, ये एडिशन का रिवर्स होता है. एडिशन में पाई बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, पाई बॉन्ड क्लेवेज होती है, पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड डिकम्पोज होता है, पाई बॉन्ड डिसोसिएट होता है, उसमें पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. जबकि एलिमिनेशन में इसका रिवर्स होता है, इसमें पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इसमें पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है. तो यहाँ पर हमने इथाइल क्लोराइड ले लिया, हमेशा अल्काइल हैलाइड की ही एलिमिनेशन की जाती है. अल्काइल हैलाइड लिया हमने इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, ठीक है. तो ये इथाइल क्लोराइड हमारे पास है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो ये बीटा हाइड्रोजन हो गया. KOH से जब रिएक्शन करें तो K प्लस OH माइनस, तो Cl माइनस होता है, H प्लस होता है, तो ये Cl जो है उसके के साथ निकल जाता है, H इस OH के साथ निकल जाता है, ठीक है. तो क्या हो जाता है हमारे पास कि KCl बन जाता है, वाटर बन जाता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, पाई बॉन्ड बनता है, अल्कीन बन जाता है, ठीक है. समझ में आती है बात, ये एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. इसी को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहा जाता है. तो सवाल इसमें क्लियर, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. बाय द डिहैलोजिनेशन ऑफ 1,2-डाइक्लोरोइथेन, मतलब डिहैलोजिनेशन में सिर्फ हम हैलोजेंस को रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है. ठीक है, तो बाय द डिहैलोजिनेशन ऑफ
1,2 डाइक्लोरोइथेन। 1,2 डाइक्लोरोइथेन मतलब फर्स्ट और सेकंड पर जो हमारे पास क्लोरीन अटैच होगा दैट इज़ 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ये हमारे पास होता है विसिनल भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, विसिनल डाइक्लोराइड। विसिनल किसे कहते हैं, जब जो है वो दो अलग अलग कार्बन पर जो है वो क्लोरीन अटैच हो। अगर एक ही कार्बन पे अगर दो क्लोरीन अटैच हो जाए तो फिर उस सूरत में दिस विल बी जिमिनल, ठीक है, तो दिस विल बी जिमिनल डाइक्लोराइड। तो विसिनल और जिमिनल ये कॉमन नेम्स का रूल होता है। विसिनल डाइक्लोराइड मतलब दो अलग अलग कार्बन पर जो है वो क्लोरीन अटैच्ड है। इसी को IUPAC में हम 1,2 डाइक्लोरोइथेन कह सकते हैं, ठीक है, या तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन इसी को कहा जा सकता है। और हमारे पास डीहैलोजिनेटिंग एजेंट जो हमारे पास होता है वो जिंक होता है। जिंक क्या कर सकता है, हैलोजन को रिमूव कर सकता है किसी भी कंपाउंड के अंदर से। तो ये जिंक क्या करेगा, इस दोनों Cl को रिमूव कर देगा, तो ZnCl2 बन जाएगा जिंक क्लोराइड, और ये यहाँ पर इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इथीन भी कह सकते हैं हम उसको, इथाइलिन भी कह सकते हैं इसको। इथाइलिन इसका कॉमन नेम है। बात समझ में आ रही है। तो डीहैलोजिनेशन में क्या होता है, हैलोजन की रिमूवल होती है, तो ये Cl दोनों रिमूव हो जाते हैं जिंक के साथ, तो ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ZnCl2 बन जाता है जिंक क्लोराइड। क्लियर है। नहीं, अगर सिंगल नहीं, अगर सिंगल क्लोरीन हो तो फिर उसके लिए डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की जाएगी, एलिमिनेशन की जाएगी। जैसे इथाइल क्लोराइड अगर हो, सिर्फ क्लोरोइथेन अगर, अच्छा अगर इसमें इस तरह से हो, जिमिनल में अगर हम जिंक डाल दें, नहीं तो ये विसिनल से ही रिमूव कर सकता है, जिमिनल से रिमूव नहीं करते। तो यही मतलब यह निकोलिन हटा देना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इथाइल क्लोराइड बन गया ये, तो इथाइल क्लोराइड बन गया ना, फिर क्लोरोइथेन बन गया, तो उस सूरत में तो पीछे है ना KOH यूज़ कर लो, अल्कोहलिक निकल जाएगा, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड ये हमारे पास था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों अगर आप रिमूव कर दें तो, ठीक है। आगे बढ़े, जस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कोई कैलकुलेशन तो है नहीं कि आप उसमें बैठ के मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन। सिंपल, इथाइन की एडिशन कर दें, H2 उसमें ऐड कर दें। इथाइन की जब हाइड्रोजनेशन करेंगे, रेनी कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लिया निकल हाई टेम्परेचर पे, तो ये दो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे, C2H4 बन जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इथाइन जो है वो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉमन में बोले तो एसिटाइलिन जो है वो इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल, जैसे पहले भी इथीन बनाया था इस प्रोसेस से, ठीक है। तो इथाइन तो मतलब आप इससे इथेन बनाया था आपने हाइड्रोजनेशन करके, तो इथीन भी बना सकते हैं हाइड्रोजनेशन करके इथाइन के थ्रू, मतलब C2H2 एक दो हाइड्रोजन और ऐड हो जाएंगे, C2H4 बन जाएगा। क्लियर है। इसके बाद फर्दर और आगे बढ़ेंगे, आई थिंक केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, यस केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शंस है कुछ। अच्छा, चूँकि अल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इथीन्स, तो वो हमेशा कौन से करते हैं, एडिशन रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। तो उनके एडिशन रिएक्शंस हमें जो है वो देखने पड़ेंगे। तो एडिशन रिएक्शन और कौन से मैकेनिज्म के लाभ से कौन सा एडिशन रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक या फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ये होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर मौजूद है और उसमें आकर अगर आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को जाकर अटैक करें, कोई रिएजेंट जाकर अटैक कर रहा है, E+NU- है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक करने पर पहला जो स्लो स्टेप होगा, पहला स्टेप होगा रीडिटरमाइनिंग स्टेप जो हमारे पास होगा, उसमें इलेक्ट्रोफाइल जाकर एक जो है वो उस पर अटैक करेगा, ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा, तो यहाँ पर एक माइनस और एक प्लस चार्ज जैसे कि जनरेट हो गया, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस चार्ज जनरेट है। देन उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल आगे जाकर फर्दर अटैक करेगा, और ये फास्ट स्टेप होता है। तो हमेशा रिएक्शन का नाम जो है वो स्लो स्टेप के लिहाज से रखाता है। तो स्लो स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल जो क्या कर अटैक कर रहा है, दैट्स वाई इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम कहेंगे। अब इसमें यहाँ पर एक इंटरमीडिएट जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इंटरमीडिएट आपको दिख रहा है यहाँ पर इस रिएक्शन के बीच में कि इंटरमीडिएट बन रहा है। इस इंटरमीडिएट में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कार्बोकैटाइन कह सकते हैं इसको, जैसे को हम लोग कह सकते हैं कार्बोनियम आइन। तो जब आपके पास अल्कीन्स की जब आप एडिशन रिएक्शंस कराते हो, तो उस सूरत में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है अल्कीन्स के उसमें, तो वो आपका कार्बोकैटाइन होता है या फिर कार्बोनियम आयन होता है, जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। देन जाकर न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पर अटैक करके मॉलिक्यूल को न्यूट्रल कर देता है, कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो कौन सी एडिशन रिएक्शन, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, एडिशन रिएक्शन यहाँ पर किस मैकेनिज्म से हो रहा है, तो मैकेनिज्म यहाँ पर हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है मैकेनिज्म किसी भी अल्कीन की, जब हम मैकेनिज्म करते हैं। तो ये अल्काइन में भी सेम ऐसा ही होता है,
दोस्तों सेम होता है। अल्केन्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें सब्स्टिट्यूशन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो पहला हमारे पास जो है वो हमारे पास है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन अब डायरेक्ट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, मैं मैकेनिज्म शो नहीं कर रहा। आप बुक में भी यही करते हैं, कॉपीज़ में भी यही करते हैं कि आप डायरेक्टली आप प्रोडक्ट लिख रहे हैं, मैकेनिज्म शो करने कहाँ नहीं जाते। उसका वरना मैकेनिज्म शो करना होगा तो पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाना होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना होगा, 2 स्टेप में होगा हर रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल स्टेप पे जस्ट रिएक्शंस को शो करना है, यू डोंट हैव टू शो द मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म आते भी नहीं एप्टीट्यूड लेवल पे, ठीक है। तो इथीन है, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड किया, 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्या बन गया भाई, इथेन बन गया। यही हम जो है वो प्रिपरेशन ऑफ इथेन के अंदर हम ये रिएक्शन देख सकते थे, और यही केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेन भी है। क्लियर है, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। और सिंपल मैं बोल रहा हूँ तो सिंपल ही है ना, मतलब ऐसा तो नहीं मुश्किल है। टीचर अब सर आप तो हर चीज़ को सिंपल बोलते हैं, मुश्किल है तो पूछो भाई, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलोजिन, हैलोजिन्स आकर ऐड हो रहे होंगे, ठीक है। हैलोजिन्स हमारा एक्स आकर ऐड हो रहा होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। तो यहाँ पर जब Cl अच्छा, और जब ऐड होगा तो अलग अलग कार्बन आइटम्स पर ऐड होंगे, तो विसिनल बनेगा हमेशा, जिमिनल कभी भी नहीं बनता इसमें। 2 क्लोरीन ऐड होना तो 21 कार्बन पर 21 कार्बन पर जाकर अटैक कर लेंगे, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन बना लेगा, विसिनल डाइक्लोराइड हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। या 1,2 डाइक्लोरो इथेन हमारे पास बन जाएगा। ब्रोमीन लेंगे तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा, या विसिनल डाइब्रोमाइड हमारे पास बन जाएगा। लेकिन सिर्फ ये है कि आयोडीन के साथ थोड़ा सा इशू ये है कि आयोडीन बहुत स्लो रिएक्शन करता है, ठीक है, जो कि रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है वो क्लोरीन के ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लोरीन मोर रिएक्टिव है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयोडीन से। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में आयोडीन सबसे ज़्यादा स्लो रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा लो रिएक्टिविटी इसकी है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम एडिशन करते हैं हेलोजिन की तो Cl और Br तो रूम टेम्परेचर पर ऐड हो जाते हैं नॉर्मल कंडीशंस पे, लेकिन जो आयोडीन के लिए, आयोडीन ऐड करने के लिए हमें सॉल्वेंट के तौर पे इथेनॉल इस्तेमाल करना पड़ता है। जस्ट आयोडीनेशन करने के लिए, आयोडीन ऐड करने के लिए हमें इथेनॉल इस्तेमाल करना पड़ता है। याद रखिएगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हो रही होती है तो आयोडीन रिएक्शन करता ही नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मीथेन और इथेन के साथ आयोडीन का कोई रिएक्शन है ही नहीं, भले आप कोई भी कंडीशन उठा लो, क्योंकि वो रिएक्शन हमारे पास हो जाता है रिवर्सिबल, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि अल्कीन्स की बात कर लें, अल्कीन्स की बात कर लें तो अल्कीन्स में हमारे पास जो रिएक्शन होता है तो वो फ्लोरिनेशन तो कर नहीं सकता, लेकिन आयोडीनेशन कर सकता है। आयोडीनेशन किस केस में करेगा, वो इथेनॉल की प्रेजेंस में, मतलब इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में। बात समझ आ रही है। बाकी नॉर्मल कंडीशन में वो कैटलिस्ट के तौर पे एथर मेथनॉल वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होता है, इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा होता है। क्लियर है बात समझ में आगे, सिंपल, कोई मसला, नो इशू। तो ये हमारे पास हैलोजिनेशन था। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं थर्ड पे, बोल क्यों नहीं रहा, बढ़ जाओ, सही है। थर्ड हमारे पास है दैट इज हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब HX को ऐड करेंगे, हैलोजिन एसिड को ऐड किया जाएगा, HX इज हैलोजिन एसिड, HCl, HBr, HA कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो HCl ऐड कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, एक H अटैच होगा, एक Cl अटैच हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन बन जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिहाज से जब बात की जाए तो HI ज़्यादा रिएक्टिव है HBr से, और HBr ज़्यादा रिएक्टिव है HCl से। अच्छा, यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर में डिफरेंट हो जाता है, मैंने बताया था ना आपको कि देखो फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसके, हैलोजेंस की। लेकिन HI ज़्यादा रिएक्टिव होता है HBr से, HBr ज़्यादा रिएक्टिव होता है HCl से, और HCl ज़्यादा रिएक्टिव होता है HF से। तो जब हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करते हो तो रिवर्स हो जाता है यहाँ पर, ये कंडीशन सारी, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं सारे रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास हो जाते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी को आपको उल्टा कर देना है, मतलब आयोडीन सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, लेकिन ये हाइड्रोजन का आयोडाइड सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है। क्यों सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, ड्यू टू इट्स अनस्टेबल नेचर। चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HI के बीच सबसे कम होगा तो वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, फास्टर रिएक्शन देगा। HF के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो उसका मतलब मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, तो रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मसला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है तो फास्टर रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव हो जाता है। सिर्फ EN अगर बात करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ज़्यादा होगी तो उसका मतलब कि तो वो एलिमेंट फास्ट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा किसी एलिमेंट की होगी, किसी कंपाउंड की नहीं, कंपाउंड की होगी डेल्टा EN, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो रिएक्टिविटी जो है वो डाउन हो जाएगी, जैसे HF की डाउन है, HI की मैक्सिमम है, अनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब फर्स्ट टाइम हम इसको पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ जस्ट फॉर अ कॉन्सेप्ट, बात समझ में आ रही है।
तो ये जो रिएक्शन होगा HI सबसे ज़्यादा फास्टर करेगा हाइड्रो हेलोजिनेशन, HF सबसे स्मॉल है, सबसे ज़्यादा कह लो कि स्लोएस्ट करेगा, सबसे हल्का करेगा। क्लियर है? तो मसला नो इशू, आगे बढ़े। बस जो कैप्सूल पॉइंट्स दे रहा हूँ उसको बस आप याद रखें। फोर्थ है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड वैसे तो आपके पास डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट है, लेकिन ये आपके पास डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट उस वक्त है जब ये आपके पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपके पास उस वक्त है जब ये एथेनॉल से रिएक्शन करेगा। लेकिन जब ये अल्कीन से रिएक्शन करेगा तो ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर वाटर तो है ही नहीं जिसको ये रिमूव कर पाए। तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड की जब वो एथीन से रिएक्शन करेगा। और कैसे रिमूव होगा? H और HSO4 में रिमूव हो जाएगा ना, H प्लस और HSO4 नेगेटिव। तो एक तरफ H प्लस चले जाएगा, एक तरफ SO4 नेगेटिव चला जाएगा। तो उसको हम लोग कह सकते हैं इथाइल, और ये हाइड्रोजन सल्फेट कहलाता है HSO4, या बाई सल्फेट भी कह सकते हैं। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या इथाइल बाई सल्फेट हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये भी एडिशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होता है जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेता। यहाँ पर ये एडिशन रिएक्शन में एज अ रिएजेंट इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर ऐड भी हो रहा है ये सबस्ट्रेट के साथ आकर। पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक कर रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या इथाइल बाई सल्फेट आपका बन जा रहा है। क्लियर है? तो याद रखना है कि अल्कीन में जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो वो एडिशन करेगा, वो डिहाइड्रेशन नहीं करेगा। अल्कोहल्स में डालोगे तो वो डिहाइड्रेशन कर लेगा, क्योंकि वहाँ पर कैपेसिटी है कि वाटर को रिमूव कर ले। यहाँ पर तो कैपेसिटी नहीं है कि वाटर को रिमूव कर नहीं सकता, तो वह ऑक्सीजन है ही नहीं थी इनके पास। क्लियर? सिंपल कॉन्सेप्ट बनाना। ठीक, हाँ बोले। वो लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ, छोड़ दो उसको, ऐसे लिख ले, ऐसे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ऐसे कभी कभी वो ऐसा, बस यही सही है। बुक्स में इस तरह लिखा हुआ होता है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात वही है ना, SO4H वही है, HSO4। असल में मैं हमेशा बुक से चेंज करके चीज़ों को अपने तौर पे बना रहा होता हूँ, है ना। बुक में है ना, बुक से चेंज करके बना रहा होता हूँ ताकि जो विजुअलाइजेशन में आसान लगे, है ना, जो देखने में आसान लगे, देखने में अच्छा लगे, देखने में प्यारा लगे, हम वही चीज़ लिखते हैं बोर्ड पर। वरना असर हल्का सा घुमा दो, वही मैंने आपको लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ ना कि 4 - 2 धड़ से एकदम। लेकिन यही अगर हम बात है -2 + 4, अरे सर अब क्या पता है, 3 सेकंड बाद बता दो कि हाँ सर ठीक है, सर ठीक है सर 2 होगा, लेकिन 3 सेकंड लगेगा, ये 1 सेकंड में लगेगा उसमें। क्यों? देखने में यह प्यारा लगता है, ये प्यारा नहीं लगता देखने में, तो देखने में ये प्यारा लगता है। सिंपल बात, नहीं समझ में आई बात तो वही है ना यार। अब ये तो इतने बड़े लेवल में तुम लोगों को ये भी 2-3 सेकंड में आ ही जाएगा, तो ये वाला चीज़ भी 2-3 सेकंड में आ ही जाएगा। हाँ सर वही चीज़ तो है। क्लियर है? ये आपका काम है। इथाइल बाई सल्फेट आइन होता है ना, HSO बाई सल्फेट, जैसे बाई कार्बोनेट होता है, बाई सल्फेट होता है, BI बाई सल्फेट, BY नहीं, बाई सल्फेट। इथाइल बाई सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, दोनों करेक्ट है। क्लियर है? हाँ दीपा, समझ में आ रही बात? ऑस्मो रेगुलेशन काम करेगा भी तुम्हारा, सब्र करो। इंजीनियरिंग वाले बोले ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन? कौन हो जाएगा? क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन? हाँ यस, टेम्परेचर कंट्रोल बॉडी का जिसको हम कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। अच्छा ऑस्मो में, अच्छा सॉरी, थर्मो रेगुलेशन तुम्हारा काम करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन नहीं, थर्मो रेगुलेशन है वो बॉडी का इन थर्मोस्टेट। चलो सही है, सही, तुम सही कह रहे थे। ठीक है, बात से सही कह रहे थे। अच्छा तो सही है। तो इथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विथ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड क्या होता है भाई? HOX। अब हेलस में आप क्लोरस डाल दो, ब्रोमस डाल दो, आइडोस डाल दो, आपकी मर्जी। HOCl, HOBr, HOY कुछ भी लगा लो, तो HOCl ज़्यादा फेमस है। ठीक है, हाइपोहेलस एसिड HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड है ना, ये ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन है। दोबारा यार इसमें HClO, HClO2, HClO3, HClO4 बहुत सारे होते हैं, पता है ना। तो ये HClO भी लिखते हैं उसको। वैसे हमारी आंख देखने में ज़्यादा बेहतर ये पसंद करती है HClO, HClO2, HClO3, HClO4 ऐसे लिख रहे होते हैं ना, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक एसिड। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए इस तरह लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें चार्जेस अलग कर रहे हैं ना। ठीक है, चार्जेस को अलग करने, तो यहाँ पर OH अलग होगा और Cl अलग होगा। ठीक है, जब HClO जब हम लिखेंगे ना तो यहाँ पर आप इस तरह रिवर्स इसको कर नहीं पाएंगे। अगर Cl को अलग तोड़ना है और OH को अलग तोड़ना है तो ये मुश्किल हो जाएगा, इसलिए HOCl करके लिखा जाता है। तो नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा Cl पर, पॉजिटिव यहाँ पर OH पे आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोक्सिल चूँकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है OH आइन से,
तो वो Cl क्या करेगा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, देन जाकर दोनों अटैक कर लेंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल बना एक न्यूक्लियोफाइल बना। देन फर्दर क्या होगा कि ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या? अच्छा, वो मैंने रिवर्स कर दिया है। अच्छा, ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, सही, नेगेटिव यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ Cl आ गया, एक तरफ OH आ गया, दैट इज, इसको क्लोरो इथानॉल कह सकते हैं या क्लोरो इथानवानॉल कह सकते हैं, या अच्छा इसी को कॉमन नेम में क्या कह सकते हैं, दैट इज क्लोरोहाइड्रीन या इथेन क्लोरोहाइड्रीन, ये कॉमन नेम इसका है। हाइड्रीन और OH ग्रुप को हाइड्रीन कह रहे हैं, इथेन क्लोरोहाइड्रीन। तो क्लोरोहाइड्रीन भी इसको कहा जा सकता है कॉमन में। RIPC तो आप जानते हैं क्लोरो इथानॉल, ये क्लोरो इथानवानॉल ये नाम इसका बन जाएगा। बात समझ में आ गई। हाइपोहाइलस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, हेलोहाइड्रीन बनता है। अब हेलोहाइड्रीन में क्लोरोहाइड्रीन, ब्रोमोहाइड्रीन, आयोडोहाइड्रीन कुछ भी बन सकता है कॉमनली, और IUPAC में बन जाएगा, वो आप जानते हैं। IUPAC डिस्कस कर चुका हूँ पूरे 1.5 घंटे के लेक्चर में, ठीक है। वो नाम नहीं बता रहा कैसे बना, लॉन्ग चेन क्या हो, समझ में आ गई बात। नेमिंग पे वो लिख तो दिया मैंने, बट इसकी आप नहीं भी लिखूंगा तो आपको पता है क्या नाम बन रहा है उस कंपाउंड का, ठीक है। इससे बड़े बड़े कंपाउंड हमने सॉल्व किए, कुछ भी नहीं है ये। आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है, ब्रोमीन वाटर के साथ हमारे पास जो रिएक्शन है। अच्छा, ये जो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेशन टेस्ट कहा जाता है ना, अनसैचुरेशन टेस्ट। और इसी हम रिएक्शन से हम क्या करते हैं, अल्कीन एंड और अल्केन के बीच में एक डिफरेंस करते हैं। चूँकि ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो कैसा होता है भाई, ब्राउन कलर का होता है। जब किसी भी अल्कीन से ये रिएक्शन करेगा ब्रोमीन वाटर तो ये ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा रिएक्टिविटी करके, और अगर अल्केन से या किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करेगा तो ब्राउन कलर विल नॉट डिस्चार्ज, ब्राउन कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी देगा ही नहीं। एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्रोमीन वाटर बनाते कैसे, ब्रोमीन को पानी में डाल देते हैं, ब्रोमीन वाटर बन जाता है। ब्रोमीन को पानी में डाला, ये H, तो ये वाटर ब्रेक होगी H और OH में, एक H मिला Br से, एक OH मिला Br से, तो HBr बना और HOBr बना। तो HBr बनेगा और HOBr बनेगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोब्रोमस एसिड, सही है। अब दोनों की रिएक्टिविटी शो करेंगे। एक बार इसने HOBr से रिएक्शन किया तो वही बना है ना, क्लोरो ब्रोमोहाइड्रीन बन जाएगा, और एक तरफ इसने HBr से रिएक्शन किया तो इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। दोनों के दोनों कंपाउंड जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं दोनों के दोनों कलरलेस हैं, इसलिए ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। दैट्स वाई जो ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और वो नहीं रहेगा मौजूद। यही अगर आप अल्केन से रिएक्शन कराओगे किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से तो वो ये रिएक्शन नहीं करेगा, दिस रिएक्शन विल नॉट कंटिन्यू। क्लियर है बस। तो पहले क्या, तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करना ये अनसैचुरेशन टेस्ट है। किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड के बीच में डिफरेंस करना है तो आपको क्या करना है, ब्रोमीन वाटर डाल देना है। तो ब्रोमीन वाटर डालोगे तो अनसैचुरेटेड जो भी होगा वो रिएक्शन करके कलरलेस कंपाउंड बनाएगा और ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। ये जो अल्केन होगा वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो ब्रोमीन जैसे उसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगा और मिक्स होकर पूरे सोल्यूशन का कलर ब्राउन कर देगा। तो ब्राउन कलर विल नॉट डिस्चार्ज। इट इज़ अ वेरी फेमस डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्केन्स एंड अल्कीन्स, या इथेन एंड इथीन, या सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, सिंपल। तो वही ये दोनों रिएक्शन हमने देखे हैं, यहाँ दोनों रिएक्शन एक साथ कराती हैं, HOBr से और HBr से भी, हाइड्रोजन हैलाइड से भी करा दिया और हाइपोहाइलस एसिड से भी करा दिया। क्लियर है। ब्रोमीन ही लेंगे, क्लोरीन वाटर नहीं लेंगे, बिकॉज क्लोरीन वाटर का कलर कोई नहीं होता। तो जब क्लोरीन वाटर लोगे तो वो कलर चेंज नहीं कर पाएगा। ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर होता है तो वो कलर चेंज करके आपको कोई ऑब्जर्वेशन देगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4। आप जानते हैं KMnO4 यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 हमारे पास होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे K2CrO4 भी होता है, K2Cr2O7 भी होता है। ऑल दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। लेकिन K2CrO4 और K2Cr2O7 ये आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वो एसिडिक मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा। नॉर्मली ये हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं दे सकता, ठीक है। तो बाकी KMnO4 आपका एक्वस मीडियम में भी दे सकता है, H2O की प्रेजेंस में भी आपका ये दे सकता है पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जब हम KMnO4 से कराएंगे, अच्छा यहाँ पर ये KMnO4 जो एक्वस होगा इसी को हम लोग कहते हैं बायर्स रिएजेंट, या इसी टेस्ट को बायर्स टेस्ट कहा जाता है। KMnO4 जो होता है आप जानते हैं वो पर्पल कलर का होता है, जामनी रंग का होता है या डार्क पिंक कलर का होता है।
तो पोटेशियम परमैंगनेट, अच्छा ये भी एक हमारे पास डिस्टिंग्विश टेस्ट है अल्केन्स और अल्कीन्स का। अल्केन्स इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अल्कीन्स कर जाएंगे। अल्कीन्स जब भी इस KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, ये KMnO4 कोल्ड कंडीशन पे होता है, ठंडे कंडीशन पे होता है। तो यहाँ पर ये अल्कीन्स जो है वो 2 OH ग्रुप यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा जाकर, और वो 1,2 ईथन डायोल या इथाइलाइन ग्लाइकोल बना लेगा। अब देख सकते हैं इथाइलाइन ग्लाइकोल, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइलाइन ग्लाइकोल, जिसको एंटी फ्रीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इथाइलाइन ग्लाइकोल बना लेगा, दोनों तरफ OH ग्रुप की अटैचमेंट हो जाएगी। ये होगा जब आप कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जहाँ आकर जाके ऐड हो रहा है, तो एडिशन हो रही है चूँकि ऑक्सीजन की, दैट्स वाई इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसमें नेसेंट ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जाकर रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन आपके पास जो होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ होता है, दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन। और कंबस्टन में आप मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्शन कराते हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास जब आप इथीन लोगे तो उसमें इथीन में जब KMnO4 डालोगे तो वो कलरलेस कंपाउंड बनेगा, और आपका जो इथीन का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब इथेन आप लोगे तो इथेन के प्रेजेंस में फिर वो कलर को डिस्चार्ज नहीं करेगा। क्लियर बात समझ आ रही है? तो ये अल्केन के सूरत में या इथेन के सूरत में और बाकी तमाम जो है अल्केन्स की सूरत में ये रिएक्शन नहीं होगा हमारे पास। तो ये KMnO4 जब आपके पास कोल्ड कंडीशन पे होगा तब, हॉट कंडीशन पे इसका प्रोडक्ट अलग आता है, हॉट कंडीशन पे इसका डिफरेंट प्रोडक्ट आता है, हॉट कंडीशन पे वो अलग होता है। अच्छा इसमें, अच्छा वो नहीं, वो तो अल्काइंस में होता है, इसमें हमारे सिंध बोर्ड में नहीं है, फेडरल और पंजाब बोर्ड में होता है हॉट कंडीशन पे KMnO4। तो वो भी बता दे रहा हूँ आपको कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका जब आप KMnO4 से जब आप रिएक्शन कराएंगे ना, ये जब इसका नेसेंट ऑक्सीजन से होगा KMnO4 होगा, और ये KMnO4 आपका हॉट होगा, तो क्या होगा, यहाँ से पाई बॉन्ड की क्लेवेज होगी, यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ से बीच से टूट जाएगा, और दोनों के रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास बन जाएंगे। जैसे एक कार्बन वाला यहाँ पर HCOOH बनेगा, और ये भी HCOOH, दो मतलब इस तरह से फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से अगर आप CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये अगर आप ले लेते हैं KMnO4 और ये हॉट कंडीशन पे ले लेते हैं, तो अब यहाँ से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पंजाब एंड फेडरल बोर्ड, यहाँ से ये ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, इधर से एक कार्बोक्सिलिक, इधर से एक कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो ये आपके एक बन जाएगा, आपके पास यहाँ से बन जाएगा एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ से CH2 की सूरत में यहाँ पे बन जाएगा 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ रही है? तो ये है उस कंडीशन में अगर KMnO4 आपका हॉट हो। कोल्ड में तो नॉर्मल सिंध बोर्ड में भी है इथाइलाइन ग्लाइकोल बनेगा। हॉट कंडीशन पे अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो सूरत में कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो बनेंगे। ठीक है, बाकी नेसेंट ऑक्सीजन होगा यहाँ पर, वो मैंने लिख रहा आपको जस्ट। अल्केन्स में नहीं होता, सिर्फ अल्कीन्स करेंगे ऐसे रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन अल्केन करता ही नहीं है किसी भी सूरत में, अल्कीन्स करते हैं ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही है? तो हॉट और कोल्ड में अलग अलग इसके भी प्रोडक्ट हैं। सिंध बोर्ड में नहीं है बट ये फेडरल में है। ठीक है, बता दो। हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन। आप जानते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिडिक मीडियम में ही करेगा, क्योंकि वाटर खुद एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब तक उस पर आप एसिड नहीं डालोगे फ्यू ड्रॉप्स, तब तक वो H+ और OH- साइंस में ब्रेक नहीं होगा। तो एसिडिफाइड वाटर लिया, पानी H+ OH में ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड टूटा, एक तरफ H एक तरफ OH बन गया इथाइल अल्कोहल। क्लियर? वो एसिड क्यों लिया? ताकि इसको आयनाइज कर दिया जाए, वरना वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, कभी अपने आइंस में डायरेक्टली ब्रेक नहीं होता जब तक आप उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड या बेस या सॉल्ट ना डाल दो। क्या चीज़? ये जो अभी जो तो लिखा था इसमें, इसकी ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो? अच्छा, मतलब आप कोई भी ले सकते हो ना, जैसे मिसाल के तौर पे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3। अब इसकी अगर ऑक्सीडेशन करानी है KMnO4 हॉट कंडीशन में, कोई भी ले सकते हैं इसमें, बस जहाँ पे पाई बॉन्ड आपको दिख जाए ना, वहाँ पे पाई बॉन्ड की क्लेवेज कर दो, उसको तोड़ दो, और इधर से एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, इधर से एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। यहाँ पे 2 मोल्स आपको एसिटिक एसिड के मिल जाएंगे। ये ट्रिक दे रहा हूँ बस डायरेक्टली मैकेनिज्म के बिना, कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, जितने कार्बन उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो। हॉट कंडीशन की बात करो। 9th रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फर मोनोक्लोराइड। सल्फर मोनोक्लोराइड मीन्स
H2Cl2 से हमारे पास यहाँ पर हमें रिएक्शन करना है, ठीक है। तो H2Cl2 से दैट इज़ कॉल्ड सल्फर मोनोक्लोराइड। जब इससे रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बनेगा मस्टर्ड गैस दैट इज़ बीटा। इसको हम कॉमनली बीटा, जो कि यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा डैश, ये बीटा डैश, कॉमनली अल्फ़ा बीटा करके नंबरिंग करते हैं। तो अल्फ़ा, तो बीटा कॉमा बीटा डैश डाईक्लोरो, उसके बाद 2 इथाइल है, डाई इथाइल, और सल्फर है तो सल्फाइड। बीटा बीटा डैश डाईक्लोरो डाईथाइल सल्फाइड भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। ये एक टॉक्सिक गैस होती है जिसको वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया था, जो पहले जंग में इस्तेमाल किया गया था। तो हाईली पॉइजनस गैस यूज इन वर्ल्ड वॉर 1 डायरेक्टली अटैक्स स्किन, ठीक। तो ये डायरेक्टली है, बस आपको पूरे रिएक्शन आप याद ना रखें, आपको ये पता होना चाहिए इथीन का जब सल्फर मोनोक्लोराइड से रिएक्शन होता है H2Cl2 से, तो इन दैट केस आपको मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन आपके पास होती है, ठीक है। क्लियर है? ये तो मैकेनिज्म के बिना होता है। सही है भाई, ये सब आपने सिंध बोर्ड में पढ़ा हुआ होगा यार। पॉलीमराइजेशन, इथीन का पॉलीमर बन सकता है, यकीनन बनता है पॉलीथीन। बहुत सारे इथीन एक साथ अगर आकर अटैच हो जाएं तो फिर वो पॉलीथीन की फॉर्मेशन कर लेगा, पॉलीमर ऑफ इथीन। तो यहाँ पर ये मोनोमर इथीन का, और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ अगर पॉलीमर्स आएंगे, मोनोमर्स आएंगे, तो पाई बॉन्ड ब्रेकेज होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, और आगे जाकर वो पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉलीथीन एक प्लास्टिक है, ऐसे ही होता है पॉलीमराइजेशन में, बताया था मैंने एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ये पॉलीथीन मतलब इथीन का पॉलीमर है, ये इसका मोनोमर है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये फर्दर आगे कंपाउंड्स आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सही है भाई। पॉलीमराइजेशन भी एक रिएक्शन होता है, इसके अंदर पॉलीमराइजेशन होती है अल्कीन्स के अंदर। तो इथीन जो है वो पॉलीथीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ओवरऑल अब हम इसको समरी चेक कर लेते हैं, तो क्या बन रहा है, कितनी चीज़ें रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन हमने डिस्कस किए अभी स्टार्ट टू एंड सारे। तो हाउ टू प्रिपेयर इथीन बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय 2 ways, either by concentrated anhydrous sulfuric acid or by aluminum oxide. Next is by the, that is also I think these three, all these three are actually the dehydration. एक और एक तरीका है phosphoric acid Al2,3, ज़रूरत नहीं है उसको याद रखने की। Next is dehydrohalogenation of ethyl chloride, beta elimination reaction, and the next one is by the dehalogenation of 1,2-dichloroethane, or the last one is by the hydrogenation of ethine. So these are the methods by which we can prepare ethene or ethylene. Now the chemical properties of ethylene, how ethylene reacts, these all are the addition reactions in which the mechanism of electrophilic addition reaction is being followed. Hydrogenation, it will lead to the formation of ethane. Chlorination, it will form what? Ethyl chloride. Sorry, that is the vicinal dichloride because it is halogenation. Next is हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन है, ठीक है। इथाइल क्लोराइड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, हाइपोहेलस एसिड की रिएक्शन है, इसमें हमारे पास 2 कंपाउंड बनेगा, ठीक है। दैट इज़ हमारे पास HOCl के सूरत में, एक हमारे पास इथेन हाइलोहाइड्रीन हमारे पास बनेगा, इथेन क्लोरोहाइड्रीन, और उसके अलावा एक आपका इथाइल क्लोराइड बनेगा। सॉरी, इसमें तो हमारे पास सिर्फ हेलोहाइड्रीन बनेगा। यस, ब्रोमीन वाटर में 2 बनेगा, डबल प्रोडक्ट है। ऑक्सीडेशन करेंगे, और मैंने आपको बताया कि इसमें जो है इथाइल ग्लाइकोल बनेगा, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा भाई, अल्कोहल इथाइल अल्कोहल बनेगा। सल्फर मोनोक्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो आपका मस्टर्ड गैस बनेगा, बीटा बीटा डाइस डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड, और जब आप इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीइथीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। क्लियर, समझ आ रही बात? ओके, सारे रिएक्शन समझ में आ गए। इसको आप माइंड मैप है, इस माइंड मैप को ध्यान में रखिएगा, ओवरऑल घर पे इसको बना लीजिएगा, टोटल एक शीट पे बन जाएगा। ये थोड़ी मेहनत चल जाएगी बस सर, मैं यहाँ पर पढ़ा 1.5 घंटा रहा हूँ, काम 3 घंटे का देता हूँ, घर पे आप करें आराम से, ठीक है। और मैं हर एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, इस वजह से थोड़ा लगता है जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बट मैं हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ छोड़ रहा नहीं हूँ मैं। आपको लग रहा होगा सर एक दिन में आप पूरा टॉपिक खींच दे रहे हैं, तो वो एक टॉपिक बाकी टीचर 6 क्लास में खींचते हैं, तो मैं एक दिन में खींच रहा होता हूँ। सही है, ये नहीं कि मैं आपको ये है वो बहुत फास्ट लेकर, चूँकि मैं चाह रहा हूँ सेकेंड ईयर के गर्दाब से निकल कर फर्स्ट ईयर में हम आए, ताकि उसमें जो न्यूमेरिकल्स वगैरह ना जहाँ परेशानी होती है, और जो रिड्यू आपके फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं होने की वजह से तो छूट गए चैप्टर्स, उसको हम डिस्कस करें। सेकंड ईयर में तो सारी पढ़ लिया ना, तो वहाँ तो मसला नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ छूटा बार किसी का होगा, तो वो पढ़ना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एकदम ज़ीरो है आप उस टॉपिक्स में।
इसमें तो चले ऑर्गेनिक, तो ये तो चलो सेकेंडरी के साथ भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या और NED वालों को तो फिर भी खास मसला नहीं है, लेकिन मेडिकल वालों को तो मसला है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स जाहिर सी बात है ना कि वो जो जल्दी हैं उनके, तो वक्त कम मिलेगा हमें फर्स्ट ईयर के लिए, तो इस हवाले से भी। लेकिन हम मेडिकल वालों के साथ ही इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करते हैं। NED का टेस्ट बड़े उसके 2 महीने के बाद होता है, बट कोर्स मेडिकल के साथ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब एक्स्ट्रा आप घर पे प्रैक्टिस करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम कंप्लीट कर देंगे पहले, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है क्लास सेम बैठी हुई ना, MD कैट TCAT साथ बैठे हुए, तो जाहिर सी बात है मैं तो सबसे पहले जिसका टेस्ट उसको दे करना होगा। कोई बच्चा कहता है सर हमें तो KU में लेना है, सर वो नवंबर में जाकर टेस्ट है, तो हो नवंबर में हमें क्या करना, हम तो बात उसी की करेंगे कि हमें तैयारी यहीं पे ख़त्म करा देनी है। आप भले आपकी टेस्ट 5 महीने बाद हो, लेकिन 5 महीने बाद है KU के टेस्ट, UBIT वगैरह के टाइम लगेगा उसमें, तो वो आपके ऊपर है, आप रिवाइज़ घर पे करते रहो। क्लियर है? बाकी हेल्पिंग के लिए हर वक्त मैं आप लेकिन मौजूद रहूँगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ है, जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाए तो आप यकीनन कंसल्ट करें। भले कोर्स हमारा फॉर्मली कंप्लीट हो जाता है, फिर जो पर्सनल भी मतलब आप इंडिविजुअल गाइडेंस होती है वो तो चलती रहती है, इंडिविजुअल अटेंशन। अभी इंडिविजुअल बात नहीं, अभी मैं सिर्फ सबको लेकर बात कर रहा हूँ कि एक बार पहले कंप्लीट पढ़ लो, उसके बाद फिर इंडिविजुअल पे भी बाद में आएंगे। क्लियर है? ठीक है, MCQ सॉल्व करते देखते हैं कितना जाना कितना समझा आपने। तो ये जितने भी MCQs मैंने निकाले हैं ना, इसमें से यार देखो मैंने सिंपल है कि जो फिलहाल टच किया है, शुरू के जो 20 MCQs हैं उसमें मैंने जो टच किया हुआ है वो BS बहाल नहीं, फेडरल को भी नहीं किया, वो BS बहाल अरुण बहाल को टच किया है मैंने। दैट इज़ अ टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज़ यूज इन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि BSc में जो इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री ना, उसकी ऑर्गेनिक के MCQs निकाले मैंने। थोड़ा सा स्लाइटली टफ होना तो मज़ा भी आता है, वरना फिर वो बोर ही आता है, ऐसी गर्मी लग रही है और बोरियत होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा मुश्किल होना, थोड़ा दिमाग सारा उस तरफ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इनमें से प्रोपीन 2-ब्यूटीन प्रोपाइन 2-ब्यूटाइन में से कौन से कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉलो करेंगे? 2-ब्यूटीन करेगा, सिस और ट्रांस है ना, उसमें 2-ब्यूटीन के अंदर जो सेकंड डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लगा है वो सिस और ट्रांस दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा भी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, ये चैप्टर 6 का टॉपिक है, अगर मैंने 7 में इसके MCQ डाला है, क्योंकि अल्कीन्स के बारे में बात हो रही है, दैट्स वाई। क्लियर है? ये मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताया हुआ है कि सिस ट्रांस दोनों पॉसिबल होंगे 2-ब्यूटीन के। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट स्टेबल? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा? इथालीन 2,3 डाइमिथाइल 1-ब्यूटीन प्रोपाइलिन 2-ब्यूटीन, सारे अल्कीन्स हैं। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी चेक करनी है, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, कैसे बताएंगे? याद रखो जितने ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगी ना, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा किस में होगी? बी में होगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में, चूँकि वहाँ पर CH3 ग्रुप 2 अटैच्ड हैं 2 पर और 3 पर, तो बल्कि मॉलिक्यूल जब अटैच होता है ब्रांच में तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। तभी तो टर्शरी कार्बोनियामाइन ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोनियामाइन से, टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है ना, क्योंकि ज़्यादा उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा 2,3 डाइमिथाइल 1-ब्यूटीन की है। बाकी सब में आप देख सकते हैं कि है ही नहीं कोई सब्स्टिट्यूट, वो मतलब कोई ब्रांच नहीं लगी भी। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा ट्रिकी है, हर कोई बच्चा कोई जिसको पता है लाजमी बताए, तो ये बड़ी तारीफ वाली बात होगी अगर MCQs, क्योंकि BSc के MCQs हैं जो कि आ रहे होते हैं, डाउ में पूछ लिए जाते हैं, NED के लिहाज से थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, बट बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से करेक्ट हैं। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन विच सॉल्वेंट आर अल्कीन्स मोस्ट सॉल्युबल? इन चारों में से अल्कीन किस में ज़्यादा सॉल्युबल होगा? वाटर, इथाइल अल्कोहल, अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अल्कीन्स कैसे हैं, पोलर का नॉन पोलर? लाइक डिजॉल्व लाइक है ना, जब लाइक डिजॉल्व लाइक की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, CCl4, तो CCl4 में मैक्सिमम डिजॉल्व हो गई है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्यों? चूँकि ये नॉन पोलर है, बाकी सब पोलर हैं, सब में पोलरिटी आती है, CCl4 में नहीं आती है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, दैट्स वाई नॉन पोलर है। फोर्थ है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 3-पेंटानोल। 3-पेंटानोल की जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे, मतलब उससे वाटर जब रिमूव करेंगे, क्या बनेगा? 3-पेंटानोल, सोचना पड़ेगा उसको तुम लोगों को, तो आंसर बताओ ना, ABCD। थ्री पेंटानोल, अरे बनाए बिना, चलो देखते हैं कैसे पता लगता है। 1 2 3 4 5
1 2 3 3 पर OH अटैच हो गया। अब यहाँ से किसी एक जगह पर OH अटैच कर दो, ये रिमूव कर दो, डबल बॉन्ड, 2 पेंटीन बनेगा ना यार, 2 पेंटीन बन रहा है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 1 पेंटीन कहाँ से बन रहा है? 2 पेंटीन विल बी द आंसर। थोड़ा मैं फिर बोला दिमाग लगाना है, मैंने शुरू में बता दिया, इंटर का नहीं दिया है मैंने, तो बिला वजह ऐसे नहीं सोचोगे बस फंकारी करेंगे हम और बदड़ से बोल देंगे ऐसा आ जाएगा, ये देखना पड़ेगा इसमें, वही बनाना पड़ेगा। ऐसे तुक्का मारोगे तो सब उल्टा पुल्टा ही होगा, बाकी सबको ही बता रहा हूँ। इथाइलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड बाय, इथीन बनाना है इथाइल ब्रोमाइड से, C2H5Br से। कैसे बनाएंगे? सिंपल है ये तो यार, सी ऑप्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन करके बनेगा, ये तो सिंपल है। छठा कह रहे कि द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन विद अल्कोहलिक KOH गिव्स मेनली, 2 ब्रोमोब्यूटेन के जब आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा? 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या बनेगा? 1 ब्यूटीन बनेगा। तुक्का मारो, सही कह रहा। अच्छा शायद 1 ब्यूटीन बनेगा या 2 से ब्रोमो निकल जाएगा उसके बराबर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ सही समझ में आ गया तुम, एक सेकंड, तो वैसे तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, बीटा दोनों तरफ है ना, ठीक है। अब इसमें बीटा जब दोनों तरफ है तो अब कहाँ से जो है वो दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा? तो यहाँ पर जो है वो मार्कोनिकोफ रूल को हमारे पास जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। इसमें मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होता है, तो जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा ना वो हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन के जो है ना, अच्छा एक सेकंड, किस तरफ हाइड्रोजन कम है? राइट साइड पे कम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, तो 2 ब्यूटीन यहाँ पर हमारे पास बनेगा, 1 ब्यूटीन नहीं बनेगा। यहाँ से नहीं निकालना, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, जहाँ कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ से निकलेंगे। असल में हम सिर्फ इथाइल क्लोराइड की करते हैं ना, इसलिए हमें इतना आइडिया नहीं होता इस चीज़ का, क्योंकि वहाँ पर एक ही बीटा हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ एक रूल लगता है, बड़ी क्लासों में आप पढ़ते हैं और फेडरल में भी होता है ये रूल, कि जो मार्कोनिकोफ यहाँ पर भी रूल लगता है, जो लेस हाइड्रोजन होता है ना वहाँ से हाइड्रोजन निकलता है। बस हमें अगर ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब आ जाए तो सूरत समझ में आ गया। 2 ब्यूटेन, ठीक है, इस तरह दिमाग लगाना है भाई। इन द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ HCl, H प्लस आइन एक्ट्स एज द डैश। भाई जब प्रोपीन का रिएक्शन HCl से होता है तो एडिशन रिएक्शन है, तो H प्लस क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनियम आयन, न्यूक्लियोफाइल कार्बन आयन। इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, यहाँ पर प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पे होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, ये ऑप्शन करेक्ट है, आसान था। नेक्स्ट, व्हेन ब्रोमीन अटैक्स द डबल बॉन्ड इन प्रोपीन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज फॉर्म्ड एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द अटैक। यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट बताना है, जो इंटरमीडिएट बना है कार्बोकेटाइन, तो वो कौन सा बन रहा होगा जब प्रोपीन में कौन रिएक्शन करेगा भाई? जब ब्रोमीन प्रोपीन में जाकर अटैक करेगा। बताएं भाई। प्रोपीन है ना ये, दिस इज प्रोपीन, और ब्रोमीन जाकर अटैक करेगा Br2, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अच्छा, एक Br प्लस और एक Br माइनस, यहाँ है हाइड्रोजन, मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होगा इसके अंदर भी, है ना, मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होगा। और मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग पहला जो ब्रोमीन है Br जो आपका प्लस है, वो जाकर किस पर अटैक करेगा? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है, तो ये इस वाले पर जाकर अटैक करेगा। नहीं रुक जाओ, दोबारा से करना तो मुझे ज़्यादा बेहतर समझ में कि प्रोपीन हम ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ब्रोमीन, सिंगल ही Br ले लेते हैं अभी, ठीक है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो मतलब ये पहला स्टेज है ना, पहले स्टेज में तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा Br प्लस, ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर अब असिमेट्रिकल अल्कीन है, असिमेट्रिकल अल्कीन है ना, तो सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है तो सूरत में क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होगा वहाँ जाकर अटैक करेगा ब्रोमीन, ऐसे ही होता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ ब्रोमीन जाकर किस पे अटैच करेगा, इस पर अटैक करेगा जाकर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद Br लग गया, उसके बाद हाइड्रोजन, तो यहाँ पर CH2 पे, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था ना, ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर अब कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया, ये बन गया कार्बोकेटाइन, तो कौन सा है, C ऑप्शन है, CH2 CH Br CH3, यस, C ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। बस समझ में आई। यहाँ पर ये इंटरमीडिएट जो मैं बता रहा था ना मैकेनिज्म, उसमें ये बात बता रहा था मैं कि कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद दूसरा ब्रोमीन आकर यहाँ पर अटैक कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, इन द रिएक्शन ऑफ इथाइलिन विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इथाइलिन की या इथीन की हाइड्रोलिसिस, विच एक्ट्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड फॉर, डबल बॉन्ड में पहले क्या अटैच होगा, बहुत सिंपल, कौन बताएगा। जब वाटर ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड में पहले कौन अटैच करेगा जाकर, H प्लस जाकर अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना पहले, एडिशन है, ठीक है, H प्लस इज द करेक्ट आंसर, सही है, समझ में आ गई बात। 10th, why does the H plus ion attacking a carbon-carbon double bond add to the carbon with the least number of substituent? ये एक रूल है कि मार्कोनिकोव रूल होता किस वजह से, कि ऐसा क्यों होता है कि H प्लस आयन जो अटैक करता है तो उस कार्बन पे अटैक करता है जिसमें कम सब्स्टिट्यूएंट होता है। क्या उसका रीज़न आप जानते हैं, पहला है द रिएक्शन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, सेकंड है द हाइब्रिड ज्योमेट्री फेवर्स दिस प्रोसेस, थर्ड है न्यूक्लियोफाइल टेंड्स टू अटैक स्टेबल सेंटर्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस, और डी आर मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन इज जनरेटेड। क्या तुक्का है, बेहतरीन यार, तुम लोग तो कर लोगे एप्टीट्यूड, यस, डी ऑप्शन करेक्ट, तुक्का नहीं मारा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अ मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन इज जनरेटेड, चूँकि जब H पर जाकर अटैक करे, कम हाइड्रोजन वाले पे करेगा ना अटैक जाकर, तो उससे क्या होगा कि बाकी हाइड्रोजन तो आसपास रहेंगे ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन आपके पास प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जितना, इसलिए क्या होता है, लेस हाइड्रोजन वाले जगह पर जाकर अटैक करता है स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। तो जहाँ पहले से हाइड्रोजन है वो तो पहले से स्टेबल है, जहाँ CH3 लगा हुआ है, लेकिन जहाँ CH2 लगा हुआ है उसमें जाकर अटैक कर लेगा ना। देखो मैं इस तरह से, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 CH2, ठीक है। अब अगर यहीं पर जाकर अटैक कर लेगा तो इधर पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम थी, तो यहाँ से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा या यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर जाकर इसमें जाकर अटैकिंग कर लेगा CH से, ठीक है, यहाँ से जाकर अटैक कर लेगा। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ताकि गेन हो जाए, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन जनरेट होता है जब मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, ठीक है। ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बायर्स रिएजेंट बड़ा सिंपल है यार, बताओ, अभी बताया था डाइल्यूट KMnO4 जो आपके पास होता है, एक्वस KMnO4 वो आपके पास होता है बायर्स रिएजेंट, ठीक है। मार्कोनिकोव एडिशन टू HBr इज नॉट एप्लीकेबल टू, किस पे मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं होगा, प्रोपीन पे होगा, 2-ब्यूटेन पे नहीं होगा। 2-ब्यूटेन है ना आपका, जो आपका सिमेट्रिकल अल्कीन होगा, बनाकर दिखाऊं क्या, 2-ब्यूटेन सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इन द रिएक्शन ऑफ दैट इज 1-ब्यूटेन विथ HCl, H ऑफ HCl विल बिकम अटैच टू विच कार्बन। अच्छा, यहाँ कार्बन की नंबरिंग अगर मैं कर दूँ, ये बड़ा सिंपल है, 1 2 3 4, किस कार्बन से जाकर अटैच होगा, HCl का H पहला 2 पर जाकर अटैक होगा, 1 मैंने लिख दिया, अरे हाँ ना, तो और क्या, सही तो बात है, Cl है ना, H प्लस Cl माइनस, जो Cl जाकर अटैच होगा वो जाकर इस पर अटैच होगा ना, मतलब जो ग्रुप होता है, ग्रुप ये H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हमेशा जाकर वहाँ अटैक करता है जहाँ पर लेस होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल तो मोर वाले पे जाकर अटैक, H तो जाकर इस पर अटैक करेगा ना, Cl जाकर इस पर अटैक करेगा, तो फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा ना। H प्लस पूछ रहा है, Cl माइनस नहीं पूछ रहा है, Cl माइनस है फंक्शनल ग्रुप जो जाकर लेस हाइड्रोजन वाले जगह पर जाकर अटैक करता है। तुम लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए H प्लस और Cl माइनस में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट मोस्ट रीडली विथ ब्रोमीन, इनमें से कौन सा कंपाउंड ब्रोमीन के साथ फौरन से रिएक्शन कर जाएगा, जो सैचुरेटेड होगा।
अच्छा, सैचुरेटेड की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट मोस्ट रीडली, देखा जाए तो ए, बी और सी तीनों ही सैचुरेटेड है। तो सॉरी, रिएक्ट करेगा अनसैचुरेटेड से, सैचुरेटेड से नहीं करेगा। तो अनसैचुरेटेड कौन सा है? सी है ना, सी से करेगा। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, सी से करेगा। ठीक है, 15 है, 2 मिथाइल प्रोपीन रिएक्ट्स विथ HBr टू गिव, 2 मिथाइल प्रोपीन में HBr अटैक करेगा, क्या बनेगा? है ना, 2 मिथाइल प्रोपीन HBr अटैक करेगा, HBr। तो यहाँ पर CH2 होगा ना। ठीक है, Br जाकर किस पर अटैक करेगा? सेकंड वाले पर, यहाँ इस पे। तो कौन सा कंपाउंड बना? 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, हम इसको वो उससे करें तो क्या है, कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप है तो टर्शरी है। ए ऑप्शन का लग रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऐसा ही है। IUPAC ने कॉमन दिया गया है टर्शरी, आप जानते हैं अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल हो तो फिर टर्शरी होता है, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा। इसी को 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं। हाइड्रेशन ऑफ 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, अगर हम वाटर में ऐड कर दें 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, उसमें हाइड्रेशन उससे कर दें, वाटर उसमें ऐड कर दें, तो क्या बनेगा? सिंपल एडिशन रिएक्शन है भाई, H+OH- लगाना है, पाई बॉन्ड तोड़ के। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ABCD। 1 प्रोपीन 2 में भाई, 2 तो वही कंपाउंड है ये तो। हाँ भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा ना। और टर्शरी अल्कोहल बन रहा है, टर्शरी का स्ट्रक्चर कौन सा है? ये वाला है ना, बी है ना, बी बनेगा, टर्शरी अल्कोहल है ना, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बी ऑप्शन। टर्शरी है ना, इसी का कार्बन के 3 तरफ मिथाइल रेडिकल अटैच्ड है। समझ में आ रही है? ये सिंपल पिछले सवाल की तरह ही है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन में हाइड्रोजन ऐड कर दो, क्या बनेगा? पाई बॉन्ड तोड़ दो यार, 2H लगा दो। सिंपल है यार, जल्दी बताओ उसको, सोच रहे क्या हो? लिखा करो यार, लिख दिया करो, उसमें क्या है? इसमें 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन क्या बनेगा? इतना सोचोगे? सी बनेगा। 4 ये हो गया डबल बॉन्ड, 3 मिथाइल 1 2 3 3 पर मिथाइल CH3, H यहाँ हटाएंगे, एक H यहाँ आ जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, ये आइसोब्यूटेन भी यही होगा? नहीं, आइसोब्यूटेन ये नहीं होगा, आइसोब्यूटेन तो ये नहीं होगा ना, आइसो में 3 कार्बन टोटल होंगे, 1 सेकंड से बाहर हो गए। ठीक है, आइसोब्यूटेन तो इस तरह है ना, ये आइसोब्यूटेन है ना, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। सही, क्लियर? ठीक है भाई, सिंपल था रिएक्शन। 18 है 1,2 ब्यूटाडाइईन, उसमें कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन एटम्स होंगे? 1,2 ब्यूटाडाइईन, कौन से होंगे? sp2 होंगे। सारे sp2 होंगे। देखो सिग्मा बॉन्ड से, देखो हाइब्रिडाइजेशन बनाने का सिंपल तरीका ये है, अगर 4 सिग्मा होंगे तो sp3, 3 सिग्मा होंगे तो sp2, 2 सिग्मा होंगे तो sp। सिंपल ये कहानी है। सिग्मा बॉन्ड ले लो, पता लग जाएगा क्या है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये हो गया sp3। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये हो गया sp3। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये हो गया sp2 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 sp2। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये भी हो गया sp2। तो सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होंगे ना, sp3 कहाँ से आ गया? अगर किस कार्बन को अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने होते हैं ना,
तो कार्बन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब आप बोलो सही, तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तो उसके साथ यहाँ नहीं है, यहाँ पे इसके साथ डबल बॉन्ड नहीं है, सभी के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। बात समझ आ रही है? ये मैंने गलत ऑप्शन यहाँ पर टिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने चेक करके बताएं। यही है 1,2 डाइमिथाइल, 9 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है, 9 है यहाँ पर, ठीक है। बता देना सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, 9 है, ठीक है जी। 20th MCQs हमारे पास फिर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स अ डबल बॉन्ड। अरे यार इतना सिंपल, डबल बॉन्ड किसमें होगा, सी होगा डबल बॉन्ड, प्रोपीन नहीं है, बाकी ये इथेन है, ये ब्यूटेन है, ये इथाइन है। अच्छा, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन सब मैं ला रहा हूँ ना, लास्ट टाइम जो मैंने बताया 20 के बाद से, अब 20 वाले तो थे एक एडवांस लेवल, अब ये जो है अब ये हाइपर एडवांस लेवल है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, अब थोड़ा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये रेड स्पॉट के MCQs हैं जो मैंने निकाले, ठीक है। कल मैंने सोल्यूशन भी इसका अपलोड किया, कंप्लीट रेड स्पॉट का, चैप्टर 7 का हाइड्रोकार्बन्स का, और मैंने बच्चों को बताया था मुझे 6 घंटे मुझे सॉल्व करने में लगे हैं टोटल सवाल, इसके 50 सवाल थे, तो टाइम लगता है इसमें रेड स्पॉट। बाकी स्टूडेंट्स ने भी शायद अगर रेड स्पॉट किसी के पास है तो उसको पता होगा कि उसकी क्या मतलब, वो रखा ही रहता है बस घर पे, उसको लोग छूते नहीं है उसको रेड स्पॉट उठा के। बोला तो जाता है कि रेड स्पॉट पढ़ लें, लेकिन कोई भी नहीं पढ़ता उठा के उसको, तो इतना हिम्मत ही कोई नहीं कर पाएगा उसको उठाने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल MCQs रेड स्पॉट के अंदर होते हैं। रेड स्पॉट जो है वो A लेवल्स के MCQs होते हैं, ये जो कैम्ब्रिज सिस्टम वाले पढ़ते हैं ना, A लेवल्स में जो एग्जाम्स आते हैं, ये उसके पास पेपर्स होते हैं। ये आगा खान बोर्ड, अच्छा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए मैं फिर बता दूँ, आगा खान के जो टेस्ट देते हैं उनके लिए, ये जो नम्स का टेस्ट दे रहे हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, नम्स का जो टेस्ट होता है बहरिया के लिए या फिर AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए, उनके लिए टेस्ट होता है। और नम्स में आपको पता है कि अगर आप नम्स में वगैरह टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो तो आपको फ्री में एडमिशन हो जाता है, 5 साल आप नम्स में, मतलब आर्मी के दायरे में आपको डॉक्टर बनाया जाता है, उसके बाद फिर फ़ॉरन से जॉब भी उसमें ऑफर की जाती है, ठीक है। मुश्किल होता है टेस्ट पास कोई नहीं करता नम्स का, ये डाउ से 10 गुना मुश्किल टेस्ट होता है नम्स का, क्योंकि वो बनता है रेड स्पॉट से। नम्स का टेस्ट आई थिंक आप में से कोई भी नहीं देना चाह रहा होगा, क्योंकि कराची में बच्चे कम देते हैं, क्योंकि इसके मसला ये है कि कराची में 2 इदारे हैं, बहरिया है और वो और किम्स है जो वो नम्स के टेस्ट पर चल रहा होता है, बाकी सारे पंजाब में, रावलपिंडी में है AMC वगैरह, आर्मी मेडिकल कॉलेज वगैरह, ये सब, ठीक है। तो लेकिन मसला ये कि वो नम्स से तो बच्चे तैयारी बहुत करना चाहते हैं उसकी, असल में इसकी तैयारी कराई नहीं जाती सेंटर्स में कहीं पर भी नम्स की, क्योंकि A लेवल्स है ना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बच्चे का माइंड O लेवल्स वाला बना होना चाहिए, बचपन से कैम्ब्रिज उसने पढ़ा हो, मैट्रिक तक, देन आगे जाकर फिर A लेवल्स का स्टूडेंट हो। लेकिन चाहे से बात है कि हम कॉन्सेप्ट वाइज देख रहे होते हैं चीज़ों को, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसके आंसर्स को निकालें, क्योंकि मेरा तो यही रहता है, कॉन्सेप्ट तो दुनिया में सेम रहेगा यार केमिस्ट्री का, वो चेंज नहीं हो सकता। A लेवल के लिए, O लेवल के लिए, BSc के लिए, MSc के लिए, कोई भी MCQs उठा लोगे ना तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं आ सकती हैं, वो देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट MCQs है रेड स्पॉट्स है कि विच रिएक्शन इज़ नॉट एन इलेक्ट्रो, ये सब अल्कीन्स के रिएक्शन है, जो इथीन आज मैंने पढ़ा था उसी से। कौन सा रिएक्शन इसमें से एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मैं डबल बॉन्ड दिखा दे रहा हूँ। इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है। A B C, देखो C यहाँ पर मैंने निशान वैसे लगाए मैं कुछ में, लेकिन आपको आंसर भी देना पड़ेगा ना, चूंकि निशान तो पहले से लगे हुए। C ऑप्शन है। कौन सा रिएक्शन, तो C ऑप्शन क्यों है। अच्छा, एडिशन तो हो रहा है ये, क्योंकि ये एल्डिहाइड है CH3CHO, और एल्डिहाइड जो है वो आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं करते हैं। एडिशन तो हो रहा है यहाँ पर, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बोनिल का, लेकिन यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये सारे करेंगे, थी अल्कीन्स, ये अल्कीन नहीं है, या एल्डिहाइड है, दिख रहा है CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सारे क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। चैप्टर 9 में पढ़ा होगा आपने, अगर आपने पढ़ लिया। क्लियर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है, अच्छा आप रीजंस देंगे, सिर्फ आंसर्स मैंने लगाए हैं, आपको इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अ हाइड्रोकार्बन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर डीकलराइजेज एक्वस ब्रोमीन, व्हाट कुड बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक हाइड्रोकार्बन है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, वो एक्वस ब्रोमीन को डीकलराइज भी कर दे रहा है। बताइए उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। C2H2 C2H4 C7H16 और C10H20। इथीन होना चाहिए था, इथीन नहीं है, लेकिन D ऑप्शन है। कौन बताएगा। यस यस, 7 बिग इज राइट, लिक्विड इथीन गैस होता है।
तो कह रहे लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे तो ये डिकीन हो सकता है, क्योंकि 4 कार्बन से ऊपर लिक्विड्स आने शुरू होते हैं। बात समझ आ रही है? ये इथीन नहीं है, इथीन अगर चाहिए इथीन भी डिकलराइज कर सकता है, इथाइन भी कर सकता है डिकलराइज, तो बस ये नहीं कर सकता, तीनों ए बी डी तीनों डिकलराइज कर सकते हैं, लिक्विड रूम टेम्परेचर है तो फिर डिकीन। सही बात समझ में आ रही है? तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई ना आपको ऊपर, उसके क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होते हैं, समझना पड़ता है, सवाल के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन, ये कंपाउंड हमारे पास है, साइक्लोअल्कीन है। इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दिया गया, इसका Br2 के साथ इसका रिएक्शन करा दिया गया, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट इन चारों में से बनेगा? बी बनेगा। क्यों बी बनेगा? यहाँ पर तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये 4 पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा जाकर, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? जो भी हम नाम इसका बना लेंगे, छोड़ो नेमिंग इसको। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर ब्रोमीन है ना, पाई बॉन्ड टूटेगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, 4 पोजीशन पर ब्रोमीन जाकर अटैच हो जाएगा। तीसरा तो इन बाकी सब पे तो नहीं होगा, इस पोजीशन के अंदर होगा, जहाँ से टूटेगा पाई बॉन्ड वहीं पे जुड़ेगा ब्रोमीन। Which of the following is correct statement about the 2 alkenes? एक ये अल्कीन है हमारे पास 1 ब्यूटीन और एक दूसरा है 2 ब्यूटीन। कह रहा बताया करेक्ट बात क्या है? Neither exhibits cis trans geometric isomerism, दोनों में से कोई नहीं रखेगा cis trans isomerism, तो ऐसा है नहीं। 2 ब्यूटीन में होगी cis trans, ये H है ना, ये ट्रांस और cis दोनों में बन सकता है। सेकंड, नाइदर में भी पोलोमराइज, दोनों में से किसी को पोलोमराइज नहीं कर पाओगे आप, नहीं दोनों ही पोलोमराइज किए जा सकते हैं। एडिशन पोलोमराइजेशन दोनों में हो सकती है, क्योंकि एल्कीन्स है ना, वो एडिशन पोलोमराइजेशन होती है उनमें। सी है नाइदर रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू गिव 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन, दोनों में से कोई भी ब्रोमीन से रिएक्शन करके 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन नहीं देगा। सिंपल बात नहीं देगा। क्यों? यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा तो ब्रोमीन यहाँ अटैच होगा 1,2-डाइब्रोमो, और यहाँ टूटेगा तो यहाँ अटैच होगा 2,3-डाइब्रोमो, तो 1,4-डाइब्रोमो दोनों ही नहीं देंगे। सी ऑप्शन समझ में आया करेक्ट कैसे? बड़े मज़ेदार एमसीक्यूज होते हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट जिसको पसंद है ना ऑर्गेनिक, उसके लिए तो बड़े मज़ेदार एमसीक्यूज है ये, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं ये, ठीक है। मतलब एक साथ चीज़ें देख रहे हैं हम भी, अच्छा ये चीज़ें हमें पता है बेसिक लेवल पे, लेकिन वही ना मैं सिंपल से बता दूँ, इथीन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इथाइलिन, तो बड़ा बोरिंग सा हो जाता है। द फॉर्मूला ऑफ इथीन इज डैश C2H4, बहुत बोरिंग सा हो जाता है जिन स्टूडेंट्स के लिए जिनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनता है, और ऑर्गेनिक आसान है, इनऑर्गेनिक से वो सब जानता है। चैप्टर 6, 7, 8, 9 ज़्यादा आसान है, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5 से, ठीक है। ये ज़रा नेक्स्ट कंपाउंड देखें ज़रा, इसको भी समझे और जवाब देंगे ना, रीज़न बस आप बताएंगे ना तो भाई बड़ी अच्छी बात है, रीज़न आप कोशिश करें बताने की। कंपाउंड वी, एक कंपाउंड वी है जो ऐड हो रहा है ब्रोमीन सॉल्यूशन में, मतलब ब्रोमीन ऐड किया जा रहा है कंपाउंड वी में, वी कोई भी कंपाउंड है, मतलब जर्नल नेम दे दिया गया वी, वेरिएबल, वी से वेरिएबल कह दो, वेनेडियम नहीं है ये, कोई वेरिएबल है। एंड द कलर ऑफ द ब्रोमीन इज इमीडिएटली डिस्चार्ज्ड, मतलब लाजमी ये कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंपाउंड वी, इन चारों में से कौन सा कंपाउंड हो सकता है वी? क्यों पेंटीन हो सकता है? बेंजीन सैचुरेटेड है, साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड है, मिथाइल बेंजीन भी सैचुरेटेड होगा, एरोमेटिक है, तो डी ऑप्शन। हाँ ये क्यों नहीं हो रहा था तुमसे? आसान था, तुमसे हो क्यों नहीं रहा था? ये घर पे नहीं हो रहा था? अच्छा तुमने भी नहीं बोला आपसे? डरते हैं बच्चे रेड स्पॉट से बहुत, पहले देखा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मज़ा बहुत आता है, मतलब एज अ टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसको सॉल्व करने में, रेड स्पॉट को, मतलब टीचर के लिए ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, स्टूडेंट्स तो बहुत एक लेवल हो जाता है इसका, बट आप फिर भी कर सकते हैं कंसल्ट, ठीक है बताएं। तो इस वाटर में भी डाल सकते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं डाल के, मतलब ब्रोमीन वाटर भी हो सकता है ना, तो उसमें आपके पास सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। आजा आजा, आ गए नहीं यार, ये भी रेड स्पॉट से डर गया। Which of the following reagents could be best used to distinguish between hexvanine and methyl benzene? कौन से रिएजेंट हेक्सीन और मिथाइल बेंजीन के बीच फ़र्क कर पाएगा, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में? ब्रोमीन वाटर कर सकता है या ब्रोमीन CCl4 में भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, यही है ना जो उसको मैंने बताया था, ठीक है, ब्रोमीन इन CCl4 या ब्रोमीन इन NH2 भी सही है भाई। When bromine reacts with propene in an organic solvent at room temperature, what is the mechanism by which bromine attacks the propene? सिंपल है यार, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है यार ये तो, ठीक है सिंपल है। Which hydrocarbon on treatment with hot acidified potassium permanganate, पोटेशियम मैंगनेट 7 लिखा हुआ है, मैंने बताया था ओ लेवल्स में सारे OPC फॉलो किए जाते हैं, वो हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट लिखते हैं, वो पोटेशियम मैंगनेट 7 लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को वो ब्रैकेट में डाल लेते हैं। वुड गिव इथेनोइक एसिड ओनली, सिर्फ एसिटिक एसिड जिस समय मिलेगा, और दूसरा एसिड कोई कार्बोक्सिलिक नहीं मिलेगा।
देखो यहाँ पे अगर हम ब्रेक करेंगे इसको तो एक तरफ से क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड, एक तरफ से मिलेगा आपको फॉर्मिक एसिड। यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इधर से भी एसिटिक, इधर से भी एसिटिक एसिड, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इथेनोइक एसिड देगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या लिखा हुआ है, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मुझे तो पता है। विच इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऑन अल्कीन। भाई C2C4H8 है, कह रहे कि उसमें अगर हम ब्रोमीन ऐड करेंगे डिफरेंट इसके आइसोमर्स बनाएंगे स्ट्रक्चरल, तो बताने के कौन सा जो है वो कंपाउंड पॉसिबल होगा जब Br2 ऐड कर दिया जाएगा। ब्रोमीन की एडिशन जब की जाएगी, एडिशन कर दी है ब्यूटीन के अंदर ब्रोमीन की, बताएं कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो बन सकता है चारों में से। यहाँ पर देखें, इसमें ऐसा है ना कि ये कार्बन सारे लगे हुए हैं, कार्बन 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 कार्बन, अगर आपको दिख रहे हैं ये सारे H हैं। इसको नहीं दिख रहा ताकि मैं यहाँ पर लिख दूँ। अच्छा, यहाँ ब्रोमीन कहीं पर लगा होगा, यहाँ पर ब्रोमीन था, ये रहा, यार दिख गया, सही है। मुझे ही नहीं दिख रहा कितने करीब से, तो कहाँ दिख गया। ऐसा हो ही नहीं सकता था ब्रोमीन ना हो। ठीक है, बाकी तो दिख ही रहो। तो भाई चारों में से कौन से कंपाउंड पॉसिबल है जब ब्यूटीन में हम Br2 को ऐड करेंगे। ये बी ऑप्शन करेक्ट लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन अलग-अलग कार्बन पे लगा हुआ है, वहां पे ही कार्बन। यस, देखो हमेशा एडजेसेंट कार्बन पर जाकर ब्रोमीन अटैच होगा, एडजेसेंट पर। यहाँ पर ब्रोमीन एक ही में अटैच हुआ तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर ब्रोमीन भी एडजेसेंट एक ही में अटैच हुआ तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ ब्रोमीन दूर दूर अटैच हुआ, एक फर्स्ट कार्बन पे एक थर्ड कार्बन पे, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, देखो यहाँ ब्रोमीन इस कार्बन पे लगा, यहाँ ब्रोमीन इस कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड टूटा होगा जहाँ पर जाकर अटैकिंग हुई। सही है, तो जब ब्यूटीन में ब्रोमीन ऐड होगा तो चारों में से सिर्फ यही वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। बाकी सब में क्या, चूँकि एक ही इसमें क्या है कि सेम कार्बन पे दो ब्रोमीन लगे हुए हैं, इसमें सेम कार्बन पे दो ब्रोमीन लगे हुए हैं, इसमें अलग अलग कार्बन पर बहुत दूर दूर लगे हुए हैं। ठीक है, क्या तोड़ रहे हैं? अरे इतनी तेज हवा कब चलेगी? थर्टी देखें, हाइड्रोजन आयोडाइड undergoes an addition reaction with propene forming 2 iodopropane. When propene is bubbled through iodine monochloride ICl dissolved in a suitable solvent, a similar reaction occurs. Which product will be present in the greatest yield? समझो जरा, आप इसको ट्रांसलेट करने दो। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड जब प्रोपीन के साथ रिएक्शन करता है तो 2 आयोडोप्रोपेन बनता है। ये एक रिएक्शन बता रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है इस रिएक्शन की। कह रहे यही प्रोपीन को जब आयोडीन मोनोक्लोराइड के साथ जब बबल किया जाएगा, ICl के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, तो बताएं क्या बनेगा। मतलब प्रोपीन लिया आपने, ये प्रोपीन है, इसके साथ ICl का रिएक्शन कराया, आयोडो, जिसको हम कह रहे हैं कि आयोडीन मोनोक्लोराइड, तो कौन सा एडिशन होगी, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा चार में से? ये है, दिमाग लगाओ। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा। Cl माइनस I प्लस, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ ज़्यादा, जहाँ पर अकोलिन कहाँ अटैच होगा, जहाँ पर कम हाइड्रोजन होंगे। कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ देखो बच्चे, ये सॉरी इधर पे एक से, यहाँ से देखें ना, यहाँ से। अच्छा एक मिनट, मैंने असल में उसको उस तरह से घुमा दिया, थोड़ा सा आसान कर दूँ आपके लिए भाई, तो सॉरी फॉर दैट। वो देखने की आदत हमें इस तरह से ना, उसके लिहाज से। अब ठीक है, पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर, इधर पर एक हाइड्रोजन, इधर पर दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो आयोडीन कहाँ पर जाकर अटैच करेगा? जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, और Cl यहाँ पर अटैक करेगा सेकंड पे। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चूँकि थर्ड पर क्लोरीन लगा, सही है ना?
ठीक है, क्लियर है? सर ये ICL कैसे बन रहा है? कंपाउंड होता है, ICL पॉसिबल होता है ना, IBR पॉसिबल नहीं होता, आयोडोब्रोमाइड। बिल्कुल आराम से बन सकते हैं। ICL 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। बनाना सिंगल कोवेलेंट नहीं होता क्या तो सिंपल है यार। IBR बनता है Cl2F2, हैलोजन साथ में रिएक्शन कर सकते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं कर सकते, होगा ना ऑक्टेट कंप्लीट। ये तो बहुत बेसिक बात है यार, देखने में अजीब लगता है, पहली बार देख रहे हो, बस ये बात है। हमारे बच्चे इसी को देखते, देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ है बस। विच सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ प्लेनर मॉल। अच्छा यहाँ पर क्या है कि अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस जो रेड स्पॉट में आते हैं ना, वो आते हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट वाले भी आते हैं। एक मतलब स्टेटमेंट सेलेक्ट करने होते हैं कि 3 स्टेटमेंट है, कभी कभार कोई एक सही होता है, कोई 2, कभी कभार कोई 3 स्टेटमेंट सही होते हैं, तो एक से ज़्यादा आंसर होते हैं इसके। यहाँ पर कहने के प्लेनर मॉलिक्यूल किस में होगा। प्लेनर से मुराद आप जानते हैं जिसमें sp3 sp2 हो रहा हो या फिर sp हो रहा हो। sp3 नॉन प्लेनर होता है, तो बेंजीन प्लेनर होगा, sp2 सारे होते हैं। इथीन, साइक्लोहेक्सीन नहीं, साइक्लोहेक्सीन नहीं, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ और यहाँ से प्लेनर होगा, बट यहाँ से तो टेट्राहेड्रल होगा ना, sp3 होगी ना सिंगल बॉन्डेड। तो 1 और 2 ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस तरह से आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। विच पेयर्स ऑफ कंपाउंड ऑफ द सेम एम्पेरिकल फार्मूला। किस पेयर के एम्पेरिकल फार्मूला सेम होंगे, दोनों के एम्पेरिकल फार्मूला सेम होंगे, निकालना पड़ेगा। इथेन एंड इथीन, इथेन का क्या होगा C2H6 C2H4, 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 2 4 नहीं होगा, ठीक है। इथीन एंड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इथीन C2H4, साइक्लोहेक्सेन C6H12 होगा, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन का अल्कीन्स की तरह इसका होता है फॉर्मूला। 2CH2 हो गया, सही है, पहला तो टिक हो गया। सेकंड साइक्लोहेक्सेन C6H12, ऑक्टवनीन ऑक्टीन C8H16, 6 1 6 6 2 12 8 1 8 2 16, ठीक है। सेकंड और थर्ड के सही है। बस इसमें नीचे ऑप्शंस होते हैं ABCD करके, बोथ 1 कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 ओनली 1 एंड 2 2 एंड 3 ऐसा आता है ना, इस तरह के होता है। मैंने वो ऑप्शंस नहीं लिखे, डायरेक्ट आप यहाँ पे बता दें, वो पहले बहुत छोटा लिखा हुआ है इसमें। विच कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथीन इन अ सिंगल रिएक्शन। कौन सा कंपाउंड इथीन एक सिंगल रिएक्शन से बना सकता है, मल्टीपल स्टेप से नहीं, सिंगल स्टेप से। क्या सिंगल स्टेप से बन सकता है? एक ही डायरेक्ट आप हाइड्रोजनेशन कर दो, पॉलीथीन पॉलीमराइजेशन डायरेक्ट बन जाएगा, इथाइल ग्लाइकोल डायरेक्ट बन जाएगा ऑक्सीडेशन करके, तो तीनों बन सकते हैं डायरेक्टली। 1 2 3 तीनों करेक्ट है। ब्रोमीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट इज एडेड सेपरेटली टू हेक्सेन, हेक्सीन, बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन। मतलब ब्रोमीन को ऐड किया जा रहा है हेक्सेन में भी, हेक्सीन में भी, अलग अलग टेस्ट ट्यूब पे, बेंजीन में भी, मिथाइल बेंजीन में भी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल द ऑब्जर्वेशंस बी द सेम। कौन सी पेयर, 3 पेयर है जिसमें ऑब्जर्वेशन सेम आएंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब बोरिन वाटर या तो कलराइज हो रहा होगा या डिकलराइज हो रहा होगा। हेक्सेन एंड बेंजीन सेम होगा, दोनों में डिकलराइज नहीं होगा। हेक्सेन एंड हेक्सीन, इसमें डिकलराइज नहीं होगा, इसमें हो जाएगा, तो सेम रिजल्ट नहीं है। हेक्सीन हो जाएगा डिकलराइज, मिथाइल बेंजीन नहीं होगा, तो ये फर्स्ट पे होगा, सेम ऑब्जर्वेशन आ रहे होंगे। तो पूरा दिमाग घुमाना पड़ेगा इसमें और सारे के सारे कॉन्सेप्ट के अंदर जाकर, ठीक है। और इससे क्या हो, कॉन्सेप्ट आपको और प्रॉपर बिल्डअप होंगे, ठीक है। कि जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सवाल आ रहे हैं ब्रोमीन वाटर जिसमें बात की जा रही है BR2, क्योंकि वो सबसे मेन बात एल्कीन में यही होती है, एल्कीन और एल्कीन के बीच डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर का। ब्रोमीन, अच्छा ये दोबारा आ गया, 3 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैन बी पोलिमराइज टू मेक सिंथेटिक रबर, इससे सिंथेटिक रबर बना सकते हैं इसकी पोलिमराइजेशन करके। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मोनोमर इज शोन बिलो, वो मोनोमर इसका बनाया हुआ नीचे, मतलब वही पूरा ये कंपाउंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस कंपाउंड आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इस कंपाउंड के बारे में। इट डिकलराइजेज एक्वस ब्रोमीन, करेगा ये, अनसैचुरेटेड है। दूसरा भी देखते हैं, इट इज कायरल, कि कायरल होगा कि नहीं होगा। कायरल के लिए 4 अलग अलग, कायरल के लिए सबसे बड़ी बात ये भी होना चाहिए कि डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो इसमें डबल बॉन्ड है, कायरल नहीं है, कायरल नहीं है, कायरल नहीं है, कायरल नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है। लेकिन इसमें चारों अलग अलग नहीं है, 3 हाइड्रोजन है, ये भी कायरल नहीं है, तो इट कंटेन्स नो कायरल कार्बन। ऑप्टिकल ऐसे मैंने तुम्हें बताया था कायरल कार्बन कैसे निकालते हैं, कायरलिटी, ठीक है। इट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा बिकॉज अल्कीन है, इथीन है, क्लियर। 37, चलो अच्छी बात है, तुम लोग उसमें समझ में तो आ रहे हैं तुम लोगों को कैसे हो रही है चीज़, मैडम
मतलब नहीं आते नॉर्मली, ठीक है। विच स्टेटमेंट्स अबाउट द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ एन अल्कीन इज थोड़ा सा ये मुश्किल है। अल्कीन की कंबस्शन, जो अल्कीन ही पढ़ रहे हैं अभी हम, तो अल्कीन की कंबस्शन में क्या चीज़ करेक्ट, 4-3 में से क्या बात इसमें करेक्ट कही गई है, एक एक करके देखते हैं। तो पहला है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतने ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीडेटिव कंबस्शन में। देख लेते हैं इसको, एक काम करते हैं, इसको बना कर देखते हैं। एक ले लेते हैं इथीन, इसकी कंबस्शन करते हैं, और एक लेते हैं इथीन वो ले लेते हैं, प्रोपीन ले लेते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन के साथ ऑक्सीजन की तादाद बढ़नी शुरू हो जाए तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए पर ठीक हो जाएगा। देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, बैलेंस कर लेते हैं। 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, 3 आ जाएगा। मतलब अब आ जाओ यहाँ पर C3H6O2, ठीक है। 3 कार्बन और हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन 3 लगा दें यहाँ पर, और ऑक्सीजन 3 2 6 6 3 9/2, सही है। तो ये यहाँ पर देखा जाए तो 2 कार्बन थे तो 3 ऑक्सीजन चाहिए थे, 3 कार्बन तो कितने ऑक्सीजन चाहिए, 9/2 कितना हो गया, 4.5। जब कार्बन बढ़ा रहे हैं तो ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है, तो पहला पॉइंट तो सही है, क्योंकि ऑक्सीजन का वॉल्यूम ज़्यादा रिक्वायर होगा जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाएंगे। आप नीचे चलते जाएंगे तो ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि कार्बन ज़्यादा हो जाए और ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ गई बात पहली। सेकंड, द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज सेम एज फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ एन अल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गैस का वॉल्यूम बनेगा वो सेम होगा जितना कि कंप्लीट कंबस्शन के लिए होगा अल्केन के, जो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल के लिए से बात की जाएगी, ठीक है। देखो कह रहे हैं कि इसमें देख लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप जानते हैं गैस सिर्फ एक होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी ये लिक्विड होगा 25 डिग्री पर। कह रहे हैं ये जो गैस बनेगी कंप्लीट कंबस्शन से, तो जिसका वॉल्यूम होगा वो सेम होगा कार्बन एटम्स के लिहाज से, जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही। तो 2D बन रही है और कार्बन एटम भी 2 है। ये कहना ना कि जितना वॉल्यूम इसका होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही कार्बन एटम जो है वो यहाँ पर अल्कीन में होगा। कैसा ही है, ये भी सही है, सेकंड पॉइंट भी सही है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गैस बन रही है उस गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल आप चैप्टर 1 में जानते हैं सेम है, तो वो इसके नंबर ऑफ कार्बन के बराबर ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 से 3 आ रहा है, 4 से 4 आ रहा होगा, ठीक है। वो आगे 5 से 5, 3 से 3 आ रहा है ना। मैं जर्नल पेपर नहीं बता रहा एक्स वाई करके, उन्होंने तो एन करके किया ना, मैं डायरेक्ट में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एन करके मुश्किल हो जाता है। थर्ड देखते हैं, एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर पे पानी भी बन जाएगा क्या, गैस, स्टीम। द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस इज ऑलवेज ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितना वॉल्यूम बनेगा स्टीम का वो डबल होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वॉल्यूम से। नहीं, डबल तो नहीं होगा, वो भी सेम ही रहेगा। ये सी ऑप्शन का सिर्फ 1 और 2 सही है। थोड़ा सा टिपिकल था ये, जो कि इसमें स्टोइचोमेट्री को साथ में लिंक कर दिया गया चैप्टर 7 के साथ। बात समझ में आ रही है, फर्स्ट सेकंड क्लियर है और थर्ड जो है वो यहाँ पर गलत है, मिस्टेक है, ठीक है। विच कंपाउंड वुड बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ इथीन विद एक्वस ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड बनेगा जब इथीन रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। मतलब कह रहे हैं पहले उसका ब्रोमीन से रिएक्शन कराओ एक्वस, फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड से कराओ, तो 2 कंपाउंड पॉसिबल होंगे, जरा इसको समझना है। ये आपने ले लिया इथीन, Br2 से रिएक्शन हुआ, ठीक है। पहले एक Br अटैच हो जाएगा, जरा समझो उसको, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन Br, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, सॉरी हाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद या तो एक Br नेगेटिव जाकर अटैक करेगा इस पर जाकर, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है नमक के प्रेजेंस में आप ऐड करें NaCl, तो दोनों में से कोई एक अटैक कर सकता है। जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा उसमें ब्रोमीन या क्लोरीन में से एक अटैक कर सकता है। तो या तो दोनों ब्रोमीन अटैक कर जाएगा तो 3 ऑप्शन, एक ब्रोमीन के साथ एक क्लोरीन अटैक कर लेगा तो सेकंड ऑप्शन। तो कह रहे हैं कि जब हम ब्रोमिनेशन कराएंगे उसके बाद NaCl एक्वस ऐड करेंगे तो कौन से कंपाउंड्स पॉसिबल है कि बन सकते हैं, तो सेकंड और थर्ड कंपाउंड पॉसिबल है कि बन सकता है कि इस पहले ब्रोमीन के साथ दूसरा ब्रोमीन चले जाएगा या फिर क्लोरीन चले जाएगा NaCl वाला, क्योंकि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन द प्रेजेंस ऑफ NaCl करा रहे हैं। समझ में आ रही है। तो सो लेकिन पहला नहीं बन सकता क्योंकि पहले ब्रोमीन से रिएक्शन हो रहा है और ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। अगर क्लोरीन वहाँ पर चला जाएगा तो फिर
जी बिल्कुल, NaBr बन के अलग हो जाएगा आप। हाँ उसको छोड़ दें अभी अगर आप इसमें, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था पहले हाइपर एडवांस है, अगर जिसको थर्ड ऑप्शन यही है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि Br नेगेटिव जाकर इस पर अटैक कर ले, तो यही बन रहा है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि Br नेगेटिव ना है बल्कि Cl नेगेटिव आकर अटैक कर ले इसकी जगह पर, तो Cl आ जाएगा। और अगर Br दोबारा जाके रिएक्ट करे तो सोडियम क्लोराइड रिएक्शन में आए ही नहीं ना। क्या? अगर Br ही जाके रिएक्ट करते तो सोडियम नहीं, उसके बाद चेन टर्मिनेट होगा ना, NaBr से रिएक्शन कर जाएगा, बोलता रहा हूँ चेन टर्मिनेशन हो जाएगी फर्दर उसके बाद। और अगर ब्रोमीन ही आपके लग जाए और सोडियम क्लोराइड वैसे है तो सोडियम क्लोराइड नहीं दोस्तों कोई नहीं रिएक्शन करेगा, NaCl के प्रेजेंस में जब कर रहे हैं तो रिएक्शन करेगा ये। ब्रोमीन जाके खुद लग गया ना दोनों तरफ। क्या? ब्रोमीन ही लग गया ना दोनों तरफ। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ दो अलग अलग कंपाउंड्स पॉसिबल हो सकते हैं इसमें, 50% ये कंपाउंड बन सकता है, 50% ये बन सकता है। इसका मतलब ये है मिक्सचर तैयार हो जाएगा जिसमें दोनों कंपाउंड्स मौजूद होंगे, थोड़ा ये भी होगा थोड़ा ये भी होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स नहीं पढ़ा था, ऑर्थो पैरा दोनों मौजूद होता है ना एक ही साथ, सिर्फ ऑर्थो और सिर्फ पैरा तो नहीं होता, 50-50% हो सकता है। मेजर माइनर कोई हो, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है मेजर माइनर डिस्कस करने का। अच्छा लास्ट MCQ उसके बाद है कि द सेक्स अट्रैक्टेंट ऑफ द हाउस फ्लाई इज मस्कुलर, द फॉर्मूला ऑफ विच इज गिवन बिलो। तो ये कंपाउंड यहाँ पर मस्कुलर कहा जा रहा है जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, C3H3H3 CH2 फिर 7 बार CH डबल बॉन्ड CH, पता नहीं लंबा है काफ़ी, अब वो छोड़ो फार्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मस्कुलर आर करेक्ट। इस कंपाउंड मस्कुलर के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है? पहला, इट विल डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, डबल बॉन्ड नहीं करेगा डिकलराइज। इट विल बी ऑक्सीडाइज बाय कोल्ड एक्वस अल्कलीन KMnO4 टू गिव अ डायोल, डायोल मिलेगा, 2 H ग्रुप अटैच हो जाएंगे। इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? इसमें नहीं होगा, ये नहीं होगा, पाई बॉन्ड नहीं होगा, पाई बॉन्ड नहीं होगा, हाइड्रोजन होंगे दो तरफ नहीं होंगे, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, सो बच्चों, सो दीज आर ऑल द MCQs ऑफ रेड स्पॉट A levels ना। ठीक है, तो ये इथीन का टॉपिक यहाँ पर खत्म।